नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं प्रेम एक एहसास का तीसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रेखा रूपाली को लेटा हुआ छोड़ करके कमरे से बाहर आ गई। उसने सोचा वह रात का खाना बना लेती है। रूपाली बहुत परेशान लग रही थी, उससे कहाँ बनेगा। फिर शाम को अमन आने वाला था। राधिका के लिए अस्पताल खाना ले जाना था उसे। रेखा ने खाना बना करके चाय बनाई और कमरे में रूपाली को उठाने आई। रूपाली की आंखें खुली थी और वह कमरे की छत को एकटक देख रही थी। रेखा आश्चर्य से बोली, तू सोई नहीं? रूपाली थकी हुई सी बोली, नहीं, नींद नहीं आ रही थी। रेखा उससे कोमलता से बोली, चल पहले चाय पी लेते हैं। रूपाली बोली, ठीक है, फिर मम्मी के लिए खाना भी बनाना है। रेखा बोली, तू उसकी फिक्र मत कर, खाना मैंने बना दिया है। रूपाली राहत की सांस लेते हुए बोली, तूने अकेले क्यों बनाया? मैं साथ में बनवा देती। रेखा बोली, चल चल अब चाय पीते हैं। चाय पीते पीते ही अमन आ गया और थोड़ी देर तीनों इधर उधर की बातें करते रहे। अमन के जाते ही रेखा बोली, अब बता तू इतनी उखड़ी हुई सी क्यों है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? रूपाली रुआसे स्वर में बोली, मैं देवांश के घर जा रही हूँ और जो उसे चाहिए दे करके अपना पिंड छुड़ा लूँगी। रेखा चौंकते हुए बोली, तू पागल हो गई है? मैंने सोचा था तू यूं ही गुस्से में ऐसी बातें कर रही है, लेकिन तू तो सीरियसली ऐसा सोच रही है। रूपाली बोली, जानती हूँ गलत सोच रही हूँ, यह इस समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन एक एक दिन टेंशन में गुजारना मेरे लिए भारी पड़ रहा है। डैड की तबीयत भी मुझे लगता है इसलिए खराब हुई है। मैं देवांश को साफ साफ कह दूंगी, जो तुम्हें चाहिए था तुम्हें मिल गया है, अब इस शादी का कोई मतलब नहीं है। रेखा चिंतित स्वर में बोली, मैं समझ सकती हूँ तेरे दिल पर क्या गुजर रही है, फिर भी एक बार और सोच ले, कोई कदम उठाने से पहले। रूपाली दुखी होते हुए बोली, ज़्यादा सोचूंगी तो हिम्मत नहीं रहेगी देवांश के घर जाने की। रूपाली 8 बजे के करीब जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने जीन्स के ऊपर शर्ट पहनी और बिना मेकअप किए बालों को कस करके एक पोनी टेल बना करके निकल गई। उसने कांपती आवाज़ में एक ऑटो रोका और देवांश का पता दिया। जब वह पहुंची तो देवांश खाना खा रहा था। उसका सहायक रूपाली को सीधे उसके पास ले गया। रूपाली को देखते ही देवांश खाना छोड़ करके एकदम से खड़ा हो गया और चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रूपाली फर्श को देखते हुए बोली, हाँ सब ठीक है। देवांश बैठते हुए बोला, अच्छा खाना खा लो तुम भी। रूपाली कांपती आवाज में बोली, नहीं मुझे भूख नहीं है। उससे अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वह देवांश के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। देवांश के सहायक ने उसके आगे प्लेट रख दी और सब्जी रोटी परोस दी। देवांश कोमल स्वर में बोला, थोड़ा सा खा लो। रूपाली का मन नहीं था, फिर भी एक कौर मुंह में डाला। उसे लगा वह उल्टी कर देगी। वह उसे ही मुंह में रख करके बैठी रही। देवांश उसे गौर से देख रहा था। रूपाली बहुत असहाय लग रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। पहले से ही कुछ वजन भी कम लग रहा था, जिस कारण अपनी उम्र से वह 3-4 साल छोटी लग रही थी। अभी तक जिस बात पर उसने ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, देवांश को अब नजर आ रही थी। वह बिल्कुल खुश नहीं थी और इस समय वहां दिल कड़ा करके बैठी थी। उसको इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए वह स्वयं जिम्मेदार था। अभी भी नजरें नीचे किए मुंह में एक कौर दबाए बैठी थी। शायद उसका खाना खत्म करने का इंतजार कर रही थी। देवांश ने जल्दी से खाना खाया और रूपाली से बोला, चलो ड्राइंग रूम में बैठ करके बातें करते हैं। रूपाली ने चौंक करके उसकी तरफ देखते हुए कांपती आवाज में कहा, बेडरूम में चलते हैं। देवांश के सहायक वहीं घूम रहे थे, इसलिए वह चुपचाप आगे आगे चलने लगा और रूपाली उसके पीछे। कमरे में पहुंचते ही रूपाली ने दरवाज़ा बंद किया और देवांश के सामने जाकर के खड़ी हो गई। देवांश उसे हैरानी से देख रहा था
कि अब वह क्या करने वाली है। रूपाली की नज़र नीचे ही थी और बहुत धीमे स्वर में वह बोली, मैं आपका एहसान उतारने आई हूँ। देवांश कुछ बोल पाता उसने अपने कांपते हाथों से शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। दूसरा बटन खोलने ही वाली थी कि देवांश ने तुरंत अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, और उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। देवांश लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, अपने कपड़े ठीक कर लो, मैं ड्राइवर के साथ तुम्हें घर भिजवा देता हूँ, और तीर की गति से कमरे के बाहर चला गया। रूपाली की कुछ समझ में नहीं आया और हतप्रभ सी देवांश को जाते देखती रही। फिर अपने बटन बंद करके वह भी कमरे से बाहर आ गई। देवांश ने जल्दी से ड्राइवर को बुलाया और रूपाली के लिए दरवाज़ा खोल करके खड़ा हो गया। रूपाली अभी भी असमंजस की स्थिति में थी और चुपचाप जा करके गाड़ी में बैठ गई। जब घर पहुंची तो रेखा उसको देख करके आश्चर्य से बोली, हाँ, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? मिला नहीं क्या वह? रूपाली अभी भी सकते में थी, जाने से पहले बहुत दबाव में थी और जो वहाँ हुआ उसके लिए बहुत अप्रत्याशित था। वह धम्म से जा करके सोफे पर बैठ गई। रेखा अभी भी उसके पीछे लगी हुई थी। बताना क्या हुआ, इतनी जल्दी हो गया क्या? रूपाली ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ, रेखा ने आश्चर्य से पूछा। क्यों नहीं हुआ? तू डर करके भाग आई या इरादा बदल दिया और आधे रास्ते में ही वापस आ गई? रूपाली बहुत धीमे स्वर में बोली, नहीं, मैं तो उसके सामने जा कर के खड़ी हो गई थी, जो करना है कर ले, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। फिर कुछ पल सोचते हुए बोली, समझ नहीं आ रहा है, या तो मैं गलत समझी देवांश का मतलब, या तो मैं गलत समझी। देवांश का मतलब यह था ही नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा ही कल्पना कर ली। वैसे कोई लड़की नज़रें पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती है, या इन दिनों कुछ ऐसा हुआ है उसका मन बदल गया है। रेखा उसके बगल में बैठते हुए बोली, इतने कम समय में ऐसा क्या हो जाएगा जो बदल जाएगा? तू ज़्यादा सोचती है, उसने मजाक में कहा होगा और तूने सीरियसली ले लिया होगा। अब सोच उसको फेस कैसे करेगी? रूपाली झुंझला करके बोली, इस इंसान की हर हरकत परेशानी का कारण बन जाती है, कुछ सोच ही नहीं सकते या क्या करने वाला है। रेखा हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ यह बात तो है, समझ ही नहीं आता उसके दिमाग में कब क्या चल रहा होता है। खैर छोड़ो, अभी तो मुसीबत टली, चल कुछ खाते हैं। रूपाली गहरी सांस लेते हुए बोली, बहुत भूख लगी है। तब तो डर के मारे कुछ खाया ही नहीं गया था। खाना खा करके रूपाली को इतनी गहरी नींद आई कि सुबह देर से आंख खुली। उठते ही वह रेखा को ढूंढते हुए रसोई में पहुंची और उससे बोली, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतनी देर हो गई है। नाश्ता बनाते हुए रेखा बोली, तू चैन से सो रही थी, मैंने सोचा नाश्ता बना करके उठा दूंगी। कितने दिनों से तू ठीक से सोई नहीं होगी, जा ब्रश करके आ। नाश्ता करके नहा धो करके रूपाली अस्पताल पहुंची तो 11 बज गए थे। गुस्सा आ रहा था अपने आप पर। माँ इंतजार में बैठी होंगी। रिसेप्शन पर पता चला सुबह जवाहर को आईसीयू से कमरे में भेज दिया है। कमरे में पहुंची तो नज़ारा ही कुछ और था। राधिका मज़े से बैठी नाश्ता कर रही थी और देवांश से हंस हंस करके बातें कर रही थी। रूपाली आश्चर्य से सोच में पड़ गई। देवांश इतनी सुबह अस्पताल में क्या कर रहा है? उसको देखते ही राधिका चहकते हुए बोली, तूने तो बड़ी देर कर दी, देवांश जी तो 10 बजे से ही आ गए थे। देवांश उठते हुए बोला, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को घर जाते हुए फिर आऊँगा। फिर रूपाली की तरफ देखते हुए मुस्कुरा करके बोला, कैसी हो रूपाली? रूपाली का चेहरा लाल हो गया। हकलाते हुए बोली, ठीक है। फिर जल्दी से कमरे में बनी छोटी सी अलमारी में लाया हुआ सामान रखने के बहाने उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। देवांश चला गया तब राधिका बोली, देवांश जी ने आकर के कमरे में शिफ्ट करवा दिया, नहीं तो ये लोग सारा दिन दौड़ते रहते। डॉक्टर ने भी अच्छी तरह बात। रूपाली सुन रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी देवांश इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। राधिका देवांश के व्यवहार से इतनी खुश थी कि उसकी तारीफ करना बंद ही नहीं कर रही थी। वह बोली, कुछ लोग होते हैं संकोच के कारण शुरू में ठीक से बात नहीं कर पाते, अब देखो कितने अच्छे से हम दोनों से बात करके गया है, बड़े प्यार से आंटी जी कह रहा था। रूपाली को राधिका की बात सुन करके कोफ्त हो रही थी। इस इंसान का कोई भरोसा नहीं है, कब कैसा आचरण करने लगे। वह राधिका से बोली, डैड कैसे हैं अब?
जवाहर आंखें बंद करके लेटा था। रूपाली की बात सुन करके बोला, मैं सोया हुआ नहीं हूँ, मैं ही बता देता हूँ मैं ठीक हूँ। रूपाली राधिका से बोली, नाश्ता तो आपने कर लिया है, अब घर चली जाओ, थोड़ा आराम कर लेना। राधिका उठते हुए बोली, ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन शाम को आऊँगी, रात को मैं ही रुकूंगी। राधिका के जाने के बाद रूपाली पिता के बिस्तर के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई, उन्हें प्रेम से निहारने लगी। जवाहर ने भी मुस्कुरा करके उसे देखा और फिर सो गया। बीच बीच में जवाहर को देखने लोग आते रहे और रूपाली को समय का पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही शाम होने लगी उसकी धड़कनें तेज होने लगी। शर्म और भय के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। देवांश आने वाला होगा और वह उसके सामने कैसी प्रतिक्रिया दे उसको समझ नहीं आ रहा था। अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। अगर देवांश इशारे कर भी रहा था तो उसको इतनी चौधराइन बनने की क्या जरूरत हो रही थी। सीधे उसके घर पहुंच गई, देवांश को पहल करने देती। 7 बजे के करीब देवांश आया तो रूपाली सिर नीचे करके बैठी रही, आंख उठा करके देखने का साहस भी नहीं कर पा रही थी। देवांश बड़े आराम से उसके बगल में सोफे पर आकर के बैठ गया। रूपाली का गुस्सा और बढ़ने लगा। गलत बात देवांश के दिमाग में आई थी और उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। वह खुद पागलों की तरह जमीन में गड़ी जा रही थी। देवांश मुस्कुराते हुए जवाहर से बोला, अब कैसे हैं अंकल जी? जवाहर ने सिर हिलाते हुए इशारा किया, ठीक हूँ। थोड़ी देर पहले आए किसी सज्जन से 2-4 वाक्य बोल करके जवाहर थोड़ी थकान महसूस कर रहा था। वह फिर सो गया। देवांश रूपाली से बोला, डॉक्टर ने क्या कहा है, सही है ना सब कुछ? रूपाली की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी आंखों में आंखें डाल करके जवाब देने की। वह बहुत धीरे से बोली, हाँ ठीक है। देवांश ने फिर पूछा, कुछ खाया तुमने? रूपाली ने उसकी आवाज़ की कोमलता से चौंक करके एकदम उसकी तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। रूपाली को झल्लाहट हो रही थी, कैसे बेशर्म की तरह मुस्कुरा रहा है, लगता है मन ही मन उस पर हंस रहा है। रूपाली ने तुनक करके दूसरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ खा लिया था। रूपाली चाहती थी बस माँ आ जाए और वह वहाँ से निकल जाए, लेकिन राधिका पता नहीं कहाँ रह गई थी। वह देवांश के बगल में बैठी बहुत संकोच महसूस कर रही थी। जब थोड़ी देर तक वह कुछ नहीं बोला तो उसने देवांश की तरफ देखा, आखिर क्या कर रहा है। वह मजे से बैठा उसे ही निहार रहा था। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, ऐसे कैसे देख रहे हैं? देवांश कंधे उचका करके बोला, जैसे देखते हैं वैसे ही देख रहा हूँ, मुझे तुम्हें देखते रहना बहुत अच्छा लगता है। रूपाली ने उसे घूर करके देखा। देवांश की यह आदत हमेशा उसे निरुत्तर कर देती थी। वह मन ही मन सोच करके रह गई, हे भगवान कितना बेशर्म इंसान है, ऐसे इंसान को कोई क्या बोले। और थोड़ा मुड़ करके उसकी तरफ पीठ करके बैठ गई। वह हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पीठ देख लूंगा। रूपाली का अब गुस्से के कारण बुरा हाल हो रहा था। एकदम से खड़ी हुई और देवांश से बोली, मैं बाहर मम्मी का इंतजार करती हूँ, जैसे ही आएंगी मैं तुरंत चली जाऊंगी। देवांश कोमल स्वर में बोला, उन्हें आ जाने दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, रात हो चुकी है। रूपाली उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं मैं स्कूटी से आई हूँ, मैं चली जाऊंगी। देवांश कहाँ उसकी सुनने वाला था, बोला, स्कूटी यहीं पार्किंग में खड़ी रहने दो, मैं छोड़ दूंगा और सुबह मैं ही लेने आ जाऊंगा, नहीं तो तुम देर कर दोगी। रूपाली तेज स्वर में बोली, मतलब मैं पंचुअल नहीं हूँ, आज आंख नहीं खुली, थोड़ी देर हो गई तो कुछ भी कहेंगे। देवांश हंसते हुए बोला, जो देखा वह बोल दिया। रूपाली आगे कुछ कह पाती, राधिका आ गई। रूपाली के चेहरे पर तनाव देख करके राधिका बोली, घर से निकलते निकलते थोड़ी देर हो गई, फोन आते जा रहे थे इनकी तबीयत पूछने के लिए। देवांश बड़े इत्मीनान से बोला, नहीं देर नहीं हुई है, आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं ला दूंगा, रूपाली को मैं घर छोड़ दूंगा। रूपाली कुछ प्रतिक्रिया देती उससे पहले राधिका ही बोली, हाँ यह ठीक रहेगा, रात को अकेली जाती है तो मुझे टेंशन रहती है। रूपाली चुपचाप देवांश के पीछे चल दी। उसे लगा एक बात तो निश्चित है, देवांश अपनी चलाए बिना नहीं रहेगा, लेकिन अब रूपाली को उससे इतना खौफ नहीं हो रहा था। इस बात से आश्वस्त थी कि देवांश अब उसके साथ शारीरिक तौर पर कोई गलत हरकत नहीं करेगा। उसे करनी होती तो जब वह अकेले उसके घर गई थी वह तब कुछ भी कर सकता था। गाड़ी में दोनों खामोश बैठे थे। रूपाली शीशे से बाहर देख रही थी। देवांश बीच बीच में उसकी तरफ देख लेता था। आखिर वह कुछ नहीं बोली तो देवांश बोला, क्या सोच रही हो, कुछ खाओगी? वह सामने
एक आइसक्रीम पार्लर दिख रहा है, वहां चलते हैं। रूपाली कुछ जवाब देती उससे पहले ही देवांश ने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के आगे खड़ी कर दी। रूपाली का मन नहीं था वहां उतरने का, उसे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। रूपाली से उसकी मनपसंद आइसक्रीम पूछ देवांश लेने चला गया। रूपाली कुर्सी पर बैठी उसको जाता देख रही थी, उसके बारे में निश्चिंत तौर पर कोई राय नहीं बना पा रही थी। कल तक उसे देवांश से इतना भय और घृणा हो रही थी, लेकिन अब ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। एक रात में ऐसा क्या बदल गया? अब वह कुछ सोचना नहीं चाह रही थी इस विषय पर। सोचते सोचते उसके दिमाग की नसें अकड़ गई थी। घर जा कर के वह न देवांश का नाम लेगी, न उसके बारे में सोचेगी। देवांश रूपाली के लिए आइसक्रीम और अपने लिए शेक लेकर के आया। वह रूपाली के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसको समझ नहीं आ रहा था बात कैसे शुरू की जाए। माफ़ी मांगना और मीठी बातें करना उसकी फितरत में नहीं था। वह कोशिश भी करे तो शब्द उसके गले में अटकते थे। क्या बोले और कैसे बोले वह समझ नहीं पा रहा था। सामने बैठी रूपाली भी इधर उधर देख रही थी या आइसक्रीम खा रही थी चटकारे लेकर के। उसकी तरफ देख करके एक बार मुस्कुरा देती तो उसको हिम्मत हो जाती कुछ कहने की। रूपाली से उसे सहायता की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। दोनों ही खामोशी से गाड़ी में जा करके बैठ गए। रूपाली के घर पहुंच करके देवांश ने गाड़ी रोकते हुए कहा, कल ठीक 9:30 बजे आऊँगा। रूपाली बिना पीछे देखे हाँ कहते हुए घर की तरफ चल दी। कुछ पल देवांश गाड़ी में बैठा देखता रहा कि शायद रूपाली मुड़ करके उसकी तरफ देखेगी और मुस्कुरा करके कुछ कहेगी, लेकिन रूपाली ने ऐसा कुछ नहीं किया। दरवाजे की घंटी को जब उसने दबाया तो उसे देवांश की गाड़ी के जाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने राहत की सांस ली। उसने निश्चय कर लिया था वह ना देवांश के बारे में बात करेगी और ना सोचेगी, भले ही इसके लिए उसको रेखा से लड़ना पड़े। लेकिन दरवाजे पर रेखा के साथ सुमन को देख करके चौंक गई। रूपाली बोली, सुमन तू यहाँ कैसे? सुमन रेखा की तरफ देखते हुए बोली, आज मैं रुकने के लिए आई थी। इसको बोला था तू अपने घर चली जा, लेकिन वह मानी नहीं। कह रही है यह भी यहाँ रुकेगी। रेखा रूपाली को अंदर खींचते हुए बोली, यह सब बातें छोड़, यह बता तुझे इतनी देर कैसे लग गई? आंटी तो बहुत पहले ही चली गई थी। रूपाली सोफे पर बैठते हुए बोली, बस मम्मी से बात करने में लग गई होगी। सुमन एकदम से बोली, झूठ मत बोल, अभी तुझे देवांश छोड़ने आया था, उसके साथ थी, बताना क्या हुआ? अब तक की सारी बातें रेखा ने उसे बता दी। रूपाली आश्चर्य से बोली, तो तुम दोनों खिड़की पर टंगी थी, मेरी जासूसी कर रही थी? रेखा टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, चिंता करते हैं तेरी, बार बार खिड़की से झांक रहे थे। जवान खूबसूरत लड़की अभी तक घर नहीं आई। रूपाली हंसते हुए बोली, ठीक है, अब तो लड़की सुरक्षित घर आ गई है, चलो खाना खाते हैं और सो जाते हैं, मैं बहुत थकान महसूस कर रही हूँ। सुमन हट करते हुए बोली, नहीं पहले यह बता आज क्या हुआ? देवांश ने क्या कहा? रूपाली को समझ नहीं आ रहा था दोनों से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। वह समझ गई बिना बताए काम नहीं चलेगा, इसलिए वह बोली, सुबह मेरे पहुंचने से पहले ही वह अस्पताल में बैठा था। मम्मी तो उसकी दीवानी हो गई हैं, बहुत तारीफ कर रही थी, शाम को फिर आ गया। रेखा बोली, कुछ बोला नहीं वह? रूपाली ने सिर झटकते हुए कहा, एक दो वाक्य बोले। जब मैंने कुछ और बात नहीं की तो वह भी खामोश हो गया। सुमन ने उससे आश्चर्य से पूछा, तूने बात क्यों नहीं की? रूपाली बोली, मैं क्या करती बात, गलती उसकी थी, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। रेखा बोली, रहने दे, उसकी ईगो आगे आ गई है, वह कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगा, आराम से बोल रहा है यही काफ़ी है। रूपाली अकड़ करके बोली, अच्छा हर बात में उसकी चलेगी? मैं तो बात नहीं करूंगी जब तक वह माफ़ी नहीं मांगेगा। देवांश को समझ नहीं आ रहा था वह रूपाली से क्या कहे। अगले दिन जब वह नाश्ता कर रहा था, सुगंधा आई उससे बात करने के लिए। सुगंधा उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, सॉरी मैं इस समय आई हूँ, लेकिन तुमसे बात करने का यही समय एकदम ठीक है, फिर तुम ऑफिस के लिए निकल जाओगे। देवांश खाते खाते बोला, कोई बात नहीं, बोलिए क्या बात है? सुगंधा उदास स्वर में बोली, मैंने बहुत सोचा और निश्चय किया कि मैं वाटिका
अनाथ आश्रम में बच्ची की देखभाल और रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू कर देती हूँ। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, उनके बीच रहूंगी तो जीवन को शायद कोई सही दिशा मिल जाए। मैं खुद नहीं जानती इस रास्ते पर कितना आगे बढ़ पाऊंगी, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। देवांश उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। वह कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, आप जाना शुरू करो और आपको वहां जा कर के सुकून मिलता है तो मैं एक वैसी ही वाटिका शुरू करवा दूंगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी। सुगंधा आश्चर्य से बोली, क्या तुम ऐसा करोगे? जमीन और बिल्डिंग बनाने में बहुत खर्च आएगा। देवांश मुस्कुराते हुए बोला, वह सब मैं करवा दूंगा, लेकिन देखभाल की पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। सुगंधा के आगे भी चाय नाश्ता आ गया था। वह खाते हुए बोली, वह सब मैं कर लूंगी, मेरी जिंदगी को सही रास्ता मिल जाएगा और क्या। लेकिन समझ लो, तुम बिजनेसमैन हो, ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहोगे, इसमें तुम्हें कोई मुनाफा नहीं होने वाला। देवांश हंसते हुए बोला, भूलो मत, मैं ऐसी लड़की से शादी करने वाला हूँ जिसे पैसे की कोई परवाह नहीं है। इतने पैसे मैं कमा रहा हूँ, उसका मैं भी क्या करूँगा? अच्छा है किसी अच्छे काम में लग जाएगा। सुगंधा हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, यह बात तो सही है, वैसे तुम बदल गए हो। देवांश कुछ सोचते हुए बोला, पहले रिश्तों पर से विश्वास उठ गया था, अब रिश्तों की अहमियत महसूस होने लगी है। सुगंधा देवांश के चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोली, परसों रात को रूपाली को आते देखा था मैंने, बहुत टेंशन में लग रही थी। ऑटो से उतर रही थी लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। देवांश नाश्ता कर चुका था, खड़े होते हुए बोला, वह आई थी। सुगंधा समझ गई देवांश इससे आगे की जानकारी नहीं देगा। वह कुछ सोचते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम तुमने उसको क्या कह कर के फोर्स किया है शादी के लिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ उसके पिता को नौकरी से निकलवाने की धमकी एकमात्र कारण हो सकता है। देवांश बोला, कुछ नहीं, लेकिन उसका पूरा ध्यान सुगंधा की तरफ था। वह फिर कुर्सी पर बैठ गया। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुगंधा समझ गई वह सही दिशा में जा रही थी। सुगंधा आगे बोली, मुझे नहीं लगता अब दोनों माँ बेटी जवाहर साहब को कोई स्ट्रेस लेने देंगी। वे उन्हें अब नौकरी भी नहीं करने देंगी। घर चलाने के लिए रूपाली नौकरी कर लेगी, लेकिन पिता को कोई काम नहीं करने देगी, कम से कम 6 महीने तो नहीं। देवांश को लगा सुगंधा सही कह रही है, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह सुगंधा की पूरी बात सुनना चाहता था। सुगंधा जानती थी देवांश पूरी बात सुन करके ही कुछ कहेगा, इसलिए वह बोलती रही, परसों वह जितने टेंशन में थी मुझे लगा वह मना करने के लिए आई थी। पता नहीं तुमने क्या कह करके उसे मनाया है, लेकिन अब यह बात समझ लो कि वह किसी भी दिन इस शादी से इनकार कर सकती है। देवांश हतप्रभ सा सुगंधा को देख रहा था। सुगंधा ने बिल्कुल ठीक कहा। उस रात रूपाली मना ही करने आई थी। वह उसकी देह को छूता और वह उसे हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाती। वह उसका सिर्फ इसलिए लिहाज कर रही है, उसके कारण रूपाली के पिता की जान बची है। अब रूपाली के पास कोई कारण नहीं है, वह इस शादी को अंजाम दे। जवाहर को क्या नौकरी से निकालेगा? जवाहर स्वयं ही नौकरी करने की अवस्था में नहीं है और उसको पैसे की हेरा फेरी के इल्जाम में कैसे फंसा सकता है? एक बीमार और ईमानदार आदमी पर झूठा आरोप लग करके वह स्वयं सबकी नज़रों में गिर जाएगा। सुगंधा की बातों से वह यह जान गया था कि जवाहर के उस पर कितने एहसान हैं। उसके कारण ही वह इस बिजनेस का मालिक है, नहीं तो सब सुगंधा के हाथों में चला जाता। कठिन समय में जवाहर ने इस व्यापार को जीवित रखा है और उसके पिता की सेवा की है। उसके पिता के अकेलेपन में जवाहर ने ही साथ दिया था। बहुत देर तक उसके दिमाग में ऐसे विचार आते रहे, उसे पता ही नहीं चला कब सुगंधा उठ करके चली गई। देवांश जब रूपाली के घर पहुंचा तो 10 बज गए थे। उसने गाड़ी में बैठे बैठे हार्न बजा दिया तो रूपाली एकदम से बाहर आ गई। उसकी तरफ देखते हुए टेढ़ा मुंह करके बोली, अब कौन देर से आया है? देवांश बोला, वह सुगंधा जी आ गई थी इसलिए देर हो गई। वे एक अनाथ आश्रम खोलना चाहती हैं, उसके बारे में बात करने आई थी। रूपाली कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा ऐसा करना चाहती हैं, विचार तो अच्छा है। देवांश गाड़ी मोड़ते हुए रूपाली के घर की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे सारे दोस्त रात को रुकने आ गए हैं क्या? रूपाली रेखा और सुमन को बाय करते हुए बोली,
नहीं, बस रेखा और सुमन आई हैं। देवांश आश्चर्य से उन दोनों को देख रहा था। बाहर छोड़ने तो ऐसे आई हैं जैसे रूपाली किसी दूसरे शहर जा रही हो। पता नहीं ये लड़कियां मुंह पर हाथ रख करके खी खी क्यों कर रही थी। अस्पताल पहुंचे तो राधिका बहुत परेशान मिली। देवांश और रूपाली को देखते ही चिंतित स्वर में बोली, सुबह इनकी तबीयत पता नहीं कैसे खराब हो गई, सांस उखड़ने लगी थी, डॉक्टर आईसीयू में ले गए, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। रूपाली के चेहरे का रंग उड़ गया। देवांश ढांढस बंधाते हुए बोला, घबराओ नहीं, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। थोड़ी देर बाद देवांश ने आकर के बताया, सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो गई थी, लेकिन अब कंडीशन नॉर्मल है, अभी आईसीयू में ही रखेंगे। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठी थी और देवांश की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। देवांश का मन कर रहा था रूपाली के सामने फर्श पर घुटनों पर बैठ जाए और अपने अंगूठे से उसके माथे पर उभर आए चिंता की लकीरों सिलवटों को हटा दे, उसके हाथ अपने हाथों में ले करके बैठा रहे जब तक रूपाली का मन शांत ना हो जाए। लेकिन अब तो उसे उसके पास आते हुए भी घबराहट होती थी, वह कहीं बुरा ना मान जाए। देवांश की ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए राधिका से बोल करके वह निकल गया। मुझे ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ, कुछ भी परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करवा देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। वैसे मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कोई घबराने की बात नहीं है। राधिका ने हाँ में सिर हिला दिया और वैसे ही रूपाली का हाथ पकड़े बैठी रही। देवांश के जाने के बाद वह रूपाली से बोली, मैं जानती हूँ तुम देवांश को पसंद नहीं करती हो, लेकिन वह बहुत बदल गया है। अब उसकी आंखों में हम सब के लिए चिंता नजर आती है। रूपाली माँ का हाथ छोड़ करके पानी पीने के बहाने माँ की तरफ पीट करके खड़ी हो गई और बोली, उनको समझना बहुत मुश्किल है। राधिका चिंतित स्वर में बोली, किसी को समझने के लिए बहुत समय चाहिए। तेरे डैड तो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे जब हमारी शादी हुई थी, धीरे धीरे उनको समझने लगी और अब इतना प्रेम है, एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। रूपाली पलट करके मुस्कुराई और अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों ही तो मेरी प्रेरणा हो। मैं भी ऐसा ही रिश्ता चाहती हूँ जहाँ दोनों एक दूसरे को समझते हों, प्रेम करते हों, ना कि एक धौंस जमाता रहता हो। उसने मन में सोचा, माँ को नहीं कहा। राधिका ने फिर सोचते हुए कहा, देख बेटा, तू जो निर्णय लेगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन मुझे लगता है देवांश को एक मौका मिलना चाहिए। राधिका बात बदलते हुए बोली, देर हो रही है, आप घर जाओ, यहाँ मैं हूँ। राधिका मना करते हुए बोली, नहीं, मैं अब कहीं नहीं जा रही हूँ, जब तक तेरे डैड कमरे में नहीं आ जाते मैं यहीं रहूंगी। रूपाली ने आगे कुछ नहीं कहा और आईसीयू का चक्कर लगाने चली गई। देवांश को अपने अंदर पनप रही भावनाओं को समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इस कारण उसे इतनी झुंझलाहट हो रही थी कि वह ऑफिस में अपने कर्मचारियों पर चिल्ला पड़ा। वे नजरें नीचे किए हुए चुपचाप उसके सामने से हट गए। देवांश की समझ में नहीं आ रहा था वह इतना क्यों बेचैन हो रहा था। रूपाली को लेकर के उसका व्यवहार अब एक टीन एजर्स जैसा हो रहा था। उसके सामने बोलने में उसे अब संकोच महसूस होता। वह बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। उसने किसी तरह अपने काम निपटाए, लेकिन जब घड़ी पर नजर पड़ी तो 7 बज चुके थे। वह जल्दी जल्दी अस्पताल के लिए निकला। उसे चिंता हो रही थी कहीं रूपाली अकेले तो नहीं निकल गई अपने घर के लिए। क्या यही प्रेम है? हर समय सामने वाले की चिंता लगी रहती है, उसका दुख परेशानी देखी नहीं जाती। उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने का मन करता है। उसको एक अनोखी सी अनुभूति हो रही थी। यह सोच करके कब रूपाली गाड़ी में उसके बगल में बैठेगी, उसके कंधे पर अपना सिर रख करके गाने सुनते हुए वे लॉन्ग ड्राइव्स पर जाएंगे। इस घटना से ही मन में एक शांत और सुखद एहसास हुआ। वह इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि सामने सड़क के दूसरी तरफ उसने रूपाली को स्कूटी पर जाते देखा। साथ में अमन भी दूसरी स्कूटी पर था। लगा किसी ने दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। समझ नहीं आ रहा था कब तक रूपाली को लेकर के इतना असुरक्षित महसूस करता रहेगा। एक बात उसे समझ में आ गई थी, अगर रूपाली को अपनाना है तो उसके व्यक्तित्व के हर हिस्से को अपनाना होगा। उसकी पसंद नापसंद, दोस्त, माँ बाप, विचार सब उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। आधी अधूरी रूपाली उसके साथ खुश नहीं रहेगी, न वह उसके साथ वो सुकून महसूस कर पाएगा जो वह चाहता है। लेकिन अपने दिल का क्या करे, क्यों किसी भी लड़के को उसके साथ देख करके खौल जाता है।
पहले वाली बात होती तो वह तुरंत गाड़ी मोड़ करके रूपाली के पीछे जाता और गुस्से से उसे कहता, मेरा इंतजार क्यों नहीं किया, मैं तो आ रहा था, अमन के साथ दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकता था। उसने भारी मन से अस्पताल में प्रवेश किया। कमरे में राधिका आराम से बैठी कोई धार्मिक किताब पढ़ रही थी। देवांश वहीं चुपचाप बैठ गया। 10 मिनट बाद राधिका किताब बंद करते हुए बोली, थोड़ी देर पहले इनसे मिलने गई थी, आराम से सो रहे हैं। देवांश बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है, रूपाली चली गई क्या? राधिका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ देर हो रही थी, आपका इंतजार करके निकल गई। देवांश हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ आज देर हो गई, अकेली गई है? राधिका बोली, अमन आया था, उसके साथ निकल गई। अमन मेरी मौसेरी बहन का लड़का है, दोनों स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए अच्छे दोस्त हैं। देवांश का मन अभी शांत नहीं हुआ था। उसने बस हूँ कह दिया। राधिका को लगा थोड़ा और विस्तार से बताने की आवश्यकता है। वह बोली, मेरी बहन के 2 लड़के ही हैं, कोई लड़की नहीं है, इसलिए दोनों बचपन से रूपाली से राखी बंधवाते हैं। देवांश को लगा उसके दिल पर से किसी ने वह पत्थर हटा दिया। वह मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा यह तो बड़ी अच्छी बात है। राधिका ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, प्रेम भी क्या विचित्र भाव है। एक पल में इंसान हंसने लगता है, एक पल में रोने लगता है। लेकिन उसे रूपाली की प्रतिक्रिया को लेकर के चिंता हो रही थी। ना जाने क्या निर्णय ले और आगे क्या घटनाक्रम हो। रूपाली के रुख से लग नहीं रहा था उसके दिल में देवांश के प्रति कोई भावना पनप रही थी। देवांश ने राधिका से पूछा, आपने खाना खाया कि नहीं? मैं कैंटीन से मंगवा देता हूँ। राधिका मना करते हुए बोली, नहीं, अमन खाना लाया था, मेरी बहन ने भिजवा दिया है। फिर कुछ सकुचाते हुए राधिका बोली, बेटा एक बात कहनी थी, यह अस्पताल बहुत महंगा पड़ रहा है, ऑफिस से मिलने वाले पैसे बहुत कम हैं और अपने पास जो थे भी हम आधे से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। मैं सोच रही हूँ जैसे ही इन्हें आईसीयू से छुट्टी मिलती है, मैं इन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देती हूँ, आगे का इलाज वहाँ से हो जाएगा। देवांश दृढ़ता से बोला, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अंकल जी का सारा खर्चा ऑफिस उठाएगा, आपके जो खर्च हुए हैं वे भी मिल जाएंगे। अंकल जी सबसे पुराने एम्प्लॉई हैं, कंपनी के बुरे समय में भी उन्होंने कंपनी का बहुत साथ दिया है, यह उनका हक है। बल्कि मैंने सभी कर्मचारियों के लिए मेडिकल सुविधा के लिए बजट बढ़ा दिया है। राधिका ने राहत की सांस लेते हुए कहा, यह तो बेटा आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत टेंशन हो रही थी, एक तो बीमार की चिंता, ऊपर से पैसे की भी, मुझे लग रहा था मैं भी बीमार ना हो जाऊं। देवांश बोला, मैं समझ सकता हूँ, मुझे महसूस हुआ कर्मचारियों के हित के बारे में सोचना कंपनी का फर्ज है। देवांश उठता हुआ बोला, चलिए मैं चलता हूँ, कल 10 बजे तक आऊँगा। उसने निश्चय किया अगले दिन रविवार है, उसकी छुट्टी है, वह दिन में अस्पताल में ही रुकेगा और रूपाली से मन की बात खुल करके कहेगा। अमन रूपाली को उनके घर के दरवाजे पर छोड़ करके चला गया। सुमन ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, कैसे हैं अब अंकल? रूपाली बोली, अब तो ठीक हैं। सुमन फिर बोली, आज देवांश नहीं आए तुझे छोड़ने? रूपाली बोली, अमन आया था, मम्मी के लिए खाना लेकर के, मम्मी मुझे अकेले नहीं आने देती, इसलिए मैं अमन के साथ निकलने का बहाना बना करके आ गई। रेखा चली गई क्या? सुमन बोली, हाँ रेखा चली गई, अब 2-3 दिन मैं ही रुकूंगी, तू देवांश को अवॉइड क्यों कर रही है? रूपाली बोली, छोड़, आज देवांश के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, सुबह डैड की तबीयत के कारण इतनी टेंशन हो गई, अब सिर में दर्द है, मैं थोड़ा आराम करती हूँ। अगले दिन जब रूपाली अस्पताल पहुंची, देवांश आ चुका था। जवाहर को फिर कमरे में ला रहे थे। राधिका बहुत थकी लग रही थी। जवाहर कमरे में आ गया और राधिका उससे मिल ली तो रूपाली ने माँ को जबरदस्ती घर भेज दिया। देवांश को भी लगा यह ठीक रहेगा, जब सब शांत हो जाएंगे तो वह रूपाली से बात कर सकेगा। उधर रूपाली सोच रही थी, देवांश क्या सारा दिन यहीं बैठने के इरादे से आया है? लेकिन 4 बज गए और देवांश को मौका ही नहीं मिल पाया रूपाली से अकेले में बात करने का। कभी डॉक्टर आ जाते जवाहर का चेकअप करने, तो कभी नर्स आ जाती दवाई देने। रविवार का दिन था, जान पहचान वाले भी मिलने आते जाते रहे।
आखिर देवांश के सब्र का बांध टूट गया तो वह रूपाली से बोला, चलो कैंटीन चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, बहुत देर हो गई है। रूपाली मना करते हुए बोली, आप चलो कुछ खा लेना, मैं यहीं डैड के पास रुकती हूँ, कोई ना कोई आता जा रहा है, अकेले छोड़ना सही नहीं रहेगा। वैसे आप थक गए होंगे, घर चले जाइए, यहाँ मैं हूँ। देवांश रूपाली का मुख ध्यान से देखता है और बोला, मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है, मैं तो कैंटीन में चल करके तुमसे कुछ व्यक्तिगत बात करना चाहता हूँ। रूपाली देवांश की आंखों में आंखें डाल करके बेझिझक बोली, हाँ मैं भी आपसे कुछ बातें स्पष्ट करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता है डैड को अब नौकरी का स्ट्रेस लेना चाहिए, इसलिए अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है मैं आपसे शादी करूं। जहां तक हेरा फेरी का सवाल है, एक बीमार आदमी को इतनी तकलीफ देना आपके लिए सही नहीं होगा। देवांश हतप्रभ रह गया रूपाली के स्पष्टवादिता पर। वह व्याकुल स्वर में बोला, रूपाली मैं मानता हूँ इस रिश्ते की शुरुआत मैंने गलत तरीके से की थी, लेकिन मेरी एक बार पूरी बात सुन करके कोई निर्णय लेना। रूपाली सोफे पर से उठते हुए बोली, अब सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया है, मैं शादी ही नहीं करना चाहती, मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत है, मैं कुछ साल उनकी देखभाल करना चाहती हूँ। देवांश इस डर से कहीं रूपाली कमरे से बाहर ना चली जाए या कोई आना और उसकी बात बीच में रह जाएगी, जल्दी से बोला, उनकी देखभाल तो शादी के बाद भी कर सकती हो, अकेली क्यों, मैं भी साथ दूंगा तुम्हारा, वे चाहेंगे तो हमारे साथ ही आकर के रह लेंगे, इतना बड़ा घर है, पैसे की कोई कमी नहीं होने दूंगा उन्हें। रूपाली देवांश की तरफ मुड़ करके बोली, पैसा सब कुछ नहीं होता है, आपको लगता है वे इस तरह से आपसे पैसे लेंगे, मैं नौकरी करूंगी और उनको सपोर्ट करूंगी। देवांश बेसब्री से बोला, ठीक है तुम मेरी कंपनी में नौकरी कर लेना, शादी के बाद तो वे तुम्हारी भी हो जाएगी, हम कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे जो सबको ठीक लगेगी। रूपाली दृढ़ता से बोली, हाँ शादी करते हैं तो कोई ना कोई व्यवस्था कर लेते, लेकिन यह शादी नहीं हो सकती, मेरे मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और फीलिंग्स के बिना शादी का कोई मतलब नहीं है। उस समय रूपाली अगर देवांश को देख रही होती तो उसकी आंखों में गहन निराशा के भाव पढ़ लेती, लेकिन वह दरवाजे की तरफ देख रही थी, वह जल्दी से जल्दी देवांश के सामने से हट जाना चाहती थी। देवांश आग्रह भरे स्वर में बोला, रूपाली एक चांस तो दो मुझे अपनी बात कहने का। रूपाली दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोली, अब कोई फायदा नहीं है, मैं निर्णय ले चुका, आप हम तीनों को अपने हाल पर छोड़ दो। इससे पहले रूपाली कमरे से बाहर निकलती, देवांश फुर्ती से लपक करके उसके आगे खड़ा हो गया और बोला, ठीक है मैं तुम्हारे निर्णय का मान लेता हूँ, लेकिन एक बार मेरे साथ डिनर पर चलो, मैं 2-3 बार कोशिश कर चुका हूँ लेकिन तुम्हें ले जा नहीं सका। देवांश रूपाली के चेहरे को गौर से देख रहा था और उसके निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसको अपने हाथ से निकलता देख उसकी जान सूख रही थी, इसलिए उसने तुरंत डिनर का बहाना बनाया। रूपाली कुछ सोचते हुए बोली, अगर मैं डिनर पर जाती हूँ आपके साथ तो आप बिना बुरा माने इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देंगे, भविष्य में मुझे और मेरे डैड को तंग नहीं करेंगे। रूपाली ने महसूस किया उसकी इस बात से देवांश के चेहरे पर दुख उभर आया। देवांश को दुख हुआ रूपाली की उसके बारे में यह राय है, गलती उसकी ही थी और अगर पहले रूपाली ने इनकार किया होता तो वह भट्ट परिवार की जिंदगी बर्बाद कर ही देता। रूपाली देवांश को दुखी देख करके एकदम से बोली, हम भले ही शादी नहीं कर रहे हैं, अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे। देवांश अपने सूखे ओंठों पर जीभ फेरते हुए बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, तो ठीक है मैं तुम्हें डिनर के लिए लेने आऊँगा, ठीक है 7 बजे तुम्हारे घर। रूपाली बोली, 7 बजे थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? देवांश दूसरी तरफ देखते हुए बोला, रास्ते में बहुत भीड़ होती है, बेकार जाम में फंस गए तो देर होती चली जाएगी। रूपाली बोली, ठीक है मैं समय से तैयार हो जाऊंगी। देवांश चला गया और थोड़ी देर बाद राधिका भी आ गई। रूपाली माँ के आते ही तुरंत घर के लिए निकल गई। घर पर सुमन उसको देखते ही बोली, आज जल्दी कैसे आ गई? रूपाली सोफे पर बैठते हुए बोली, देवांश जी मुझे डिनर पर ले जा रहे हैं। सुमन खुश होते हुए बोली, वाओ हाउ रोमांटिक। रूपाली मुंह बनाते हुए बोली, कोई रोमांटिक नहीं है, वह मैंने उन्हें कह दिया है मैं शादी नहीं कर सकती। तो वह बोले, ठीक है एंगेजमेंट खत्म करने से पहले एक बार डिनर पर चलते हैं। सुमन ने कुछ सोचते हुए पूछा, तूने शादी से मना कर दिया? और वह आराम से मान गया। रूपाली लंबी सांस छोड़ते हुए बोली,
मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी, क्या रिएक्शन देगा। दुखी लग रहे थे, पहले की तरह गुस्से में नहीं बोले और मान गए। मैंने साफ पूछ भी लिया, बाद में तंग तो नहीं करेंगे। वे हर्ट लगे इस बात को सुन करके। सुमन आप विश्वास से रूपाली को देखते हुए बोली, अच्छा, अजीब बात है, इतनी आसानी से मान गए। इसका मतलब वह बदल गए हैं तेरे लिए, तेरे कारण। उनके मन में तेरे लिए फीलिंग्स हैं और तू उन्हें इस तरह से छोड़ देगी, यह सही नहीं है। रूपाली बोली, मेरे मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इस तरह की शादी में दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुमन उसको समझाते हुए बोली, फीलिंग्स इसलिए नहीं है, तूने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं, कितने हैंडसम और मैनली है। शुरुआत ही इस रिश्ते की गड़बड़ थी, इसलिए तेरे मन में उनके प्रति गुस्सा था। पहला मौका मिलते ही तूने अपने आप को आज़ाद कर लिया। रूपाली उदासी भरे स्वर में बोली, हाँ तो यह मौका मैं क्यों छोड़ देती, फिर मुझे अपने पेरेंट्स की भी तो चिंता है। सुमन बोली, दिन में आंटी बता रही थी देवांश अंकल जी का सारा मेडिकल का खर्चा ऑफिस से भरने की बात कर रहा है, कंपनी के बजट में मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ा रहा है। तू पागल है जो इतने चाहने वाले को ठुकरा रही है। रूपाली सोचते हुए बोली, हो सकता है यह सब उनका नाटक हो। स्थिति समझते हुए उन्हें देर नहीं लगी होगी कि अब मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकते। आदत वाले की आदत नहीं जाती है, धौंस से अपना काम करवाते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। सुमन बोली, जब तू इतना नापसंद करती है देवांश जी को तो डिनर के लिए क्यों जा रही है। रूपाली बोली, नहीं जाती, लेकिन मैं चाहती हूँ उनसे अलग फ्रेंडली टर्म्स पर हूँ। किसी भी भीड़ वाले रेस्टोरेंट में 1-2 घंटे साथ बैठ करके खाना खा लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सुमन बोली, ठीक है, अब तो बिना किसी दबाव के उनको ध्यान से देखना, हो सकता है तुझे कुछ अच्छा नज़र आए उनमें और तुझे वे अच्छे लगने लगें। रूपाली हंसते हुए बोली, तू दिन में सपने दे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं कैसे देवांश जी से यह बात बोल पाऊंगी, लेकिन बहुत रिलीफ महसूस कर रही हूँ। चल वे आने वाले होंगे, मैं तैयार हो जाती हूँ। रूपाली नहा करके और सिर धो करके जब बाहर आई तो सुमन उसके कपड़े देखने में लगी थी। उसको देखते ही बोली, तुझे कुछ स्मार्ट सी सुंदर सी ड्रेस पहन करके जाना चाहिए। रूपाली आश्चर्य से बोली, पागल है, इतना सजने को क्या हुआ है, सिंपल सी जीन्स और टी शर्ट निकाल दे। सुन करके झल्ला करके बोली सुमन, जिंदगी में पहली बार डेट पर जा रही है, अच्छे से तैयार हो करके जाएगी। यह ब्लैक ड्रेस तूने कब से नहीं पहनी है, मेरे बर्थडे पर पहनी थी। रूपाली हामी भरते हुए बोली, हाँ उसके बाद कोई मौका ही नहीं पड़ा, लेकिन आज मैं यह बिल्कुल नहीं पहनूंगी। कुछ सेलिब्रेट करने नहीं जा रही हूँ, बस एक टेंशन कम हो जाएगी इसलिए जा रही हूँ। डैड अस्पताल में हैं, कहाँ मन करता है ऐसे में कहीं जाने का। सुमन बोली, अंकल ठीक हैं, अब जा रही है तो ढंग से जा, नहीं तो कुछ पुराना सा फटा सा पहन जा, लोग कहेंगे वाह देवांश जी कितने महान हैं, सड़क पर बैठी भिखारन को ले आए हैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने। रूपाली हंसते हुए बोली, कुछ भी बोलती है, फटा हुआ क्यों पहन करके जाऊंगी। सुमन मुंह बनाते हुए बोली, अरे रेस्टोरेंट के हिसाब से तो पहन करके जाएगी, पता चला आखिर में जो हाथ धोने के बाउल आता है लोग उसमें तेरे लिए सिक्के डाल करके जा रहे हैं। रूपाली हंसे जा रही थी, ठीक है, फिर उन सिक्कों से हम दोनों बाद में आइसक्रीम खाने चलेंगे, तुझे तो बस कुछ भी बोलना होता है। बता मेरी माँ, बता मैं क्या पहन करके जाऊं, अब तो इज्जत का सवाल हो गया है। रूपाली तैयार ही हुई थी कि दरवाजे की घंटी बज गई। वह झुंझला करके सुमन से बोली, पता नहीं देवांश जी को इतनी क्या जल्दी हो रही है, 7:30 बजे तक रेस्टोरेंट में जा करके बैठ जाएंगे, कितना अजीब लगेगा, कोई नहीं होगा, 8:30 बजे तक आते तो ठीक रहता। रूपाली ने जब दरवाज़ा खोला तो देवांश को देख करके दंग रह गई। सूट में देवांश गजब लग रहा था, उसे लगा सुमन सही कह रही थी। अगर किसी दूसरी परिस्थिति में मिले होते तो शायद वह देखते ही देवांश की दीवानी हो जाती। उधर देवांश रूपाली को देख करके अवाक रह गया। हर बार जब भी उसको देखता और अधिक सुंदर दिखती। उसने नज़रअंदाज करना चाहा अशांत कर देने वाली संवेदना को जो उसे रूपाली को देख करके हो रही थी। क्यों इतनी सुंदर है वह कि उसका दिल ही धड़कना भूल जाता है उसको देख करके। रूपाली को ही बोलना पड़ा, चले या यहीं खड़े रहने का इरादा है, इतनी जल्दी जा रहे, जा कहाँ रहे हैं,
बहुत दूर है क्या? देवांश गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, चलो तो आज तुम्हारे पसंद का खाना खिलाऊंगा। रूपाली गाड़ी में बैठ गई। एसी की हल्की ठंडक और हल्का सा म्यूजिक, वह सिर टिका करके आराम से बैठ गई। उसे एहसास नहीं था वह इतनी थकी हुई थी। उसको झपकी लग गई। देवांश उसे कनखियों से देख रहा था। उसे इत्मीनान से सोता देख करके उसे बड़ी शांति मिली। थोड़ी देर बाद रूपाली की आंख खुली तो देवांश से बोली, सॉरी आंख लग गई थी, थक गई थी लोगों को अटेंड करते करते अस्पताल में। देवांश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं। रूपाली बाहर देखते हुए बोली, बहुत तेज हवा चल रही है, लगता है आंधी आएगी। हम अभी तक पहुँचे नहीं। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, लग रहा था शहर से बाहर आ गए हैं। रूपाली आश्चर्य से बोली, ये हम कहाँ जा रहे हैं? शहर से बाहर है क्या कोई जगह? देवांश सड़क पर नजरें जमाए बोला, हाँ शहर से थोड़ी दूर है। रूपाली सहम गई। वह सख्त आवाज में बोली, शहर में तो बहुत रेस्टोरेंट हैं, कहीं भी खा लेते, इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी? आप गाड़ी मोड़िए और मुझे घर छोड़ दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना है। देवांश बोला, परेशान मत हो, हम पहुंचने वाले हैं। रूपाली गुस्से भरी आवाज़ में बोली, देवांश जी आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? शहर के बाहर वीरान में ले जाने की क्या ज़रूरत है? देवांश बोला, जगह के बारे में कुछ निश्चित नहीं हुआ था, मैंने अपने अनुसार चयन किया है। रूपाली की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह डरी हुई आवाज़ में बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप मुझे किडनैप नहीं कर सकते। उसकी दहशत बढ़ती जा रही थी। वह थूक गटकते हुए सोच रही थी, वह कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, उसने देवांश पर विश्वास कैसे कर लिया। देवांश रूपाली का सफ़ेद पड़ता चेहरा देख दुखी हुआ। वह जानता था वह जो कर रहा है बहुत बड़ी गलती है, अपराध है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वह रूपाली को बिना कोशिश के अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दे सकता था। सुगंधा से बात करने के बाद उसने निश्चय किया था वह अपनी इच्छा रूपाली पर नहीं थोपेगा, लेकिन रूपाली तो बिल्कुल उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। यह वह कैसे बर्दाश्त कर सकता? वह एक बार कोशिश अवश्य करेगा, एक बार क्यों, मरते दम तक करेगा। वह कैसे भूल सकता है रूपाली की बड़ी बड़ी आँखों की मासूमियत, सब कुछ भुला देने वाली मुस्कुराहट, झरने जैसी खनकती हंसी। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसते जा रहे थे। उसकी परफ्यूम की सुगंध उसे मदहोश कर रही थी। वह उससे जितनी बार मिलता उसकी चाहत उतनी बढ़ती जा रही थी। एक पुरुष एक स्त्री को जिस हद तक चाह सकता है वह उस सीमा तक पहुंच चुका था। रूपाली के बिना उसकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। उसे रूपाली को विश्वास दिलाना होगा, वे एक दूसरे के लिए बने हैं। देवांश जानता था उसने रूपाली का विश्वास तोड़ा है। वह कैसे मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठी थी और अब कितनी डरी हुई है। उसे ग्लानि हो रही थी, लेकिन उसे यह मौका लेना पड़ेगा। रूपाली ने बेबसी और मायूसी से देवांश की तरफ देखा। माँ और सुमन गलत हैं, देवांश कभी नहीं बदल सकता। वह हमेशा अति आत्मविश्वासी और अपनी चलाने वाला रहेगा। वह बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। न जाने देवांश ने क्या योजना बना रखी है, क्या चाहता है। रूपाली का अपना सिर ठोंकने का मन कर रहा था। उसने कैसे मान लिया वह इतनी आसानी से हार मान लेगा। इतनी जल्दी सब पर विश्वास करने की आदत का उसे भारी नुकसान भरना पड़ेगा। उसको एक दो दिन बाद मना करना चाहिए था। डैड घर आ जाते तब उसे अपनी बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उसे लगने लगा था उसे जल्दी ही देवांश की आसपास होने की आदत पड़ जाएगी। देवांश हर काम की जिम्मेदारी लेकर के तुरंत अंजाम दे देता था। इससे पहले वह उस पर निर्भर होने लगती। उसने देवांश के पास बने रहने की वजह को ख़त्म करना चाहा था। रूपाली ने एक और कोशिश की। जल्दी सब लोग उसे मिस करेंगे और सोचेंगे मैं कहाँ हूँ। देवांश टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी मम्मी सोचेंगी तुम घर पर हो और सुमन को पता है तुम मेरे साथ हो, वह चिंता नहीं करेंगी। रूपाली को लगा देवांश सही कह रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा, रूपाली गायब है। अब रूपाली को अपने पर इतना गुस्सा आ रहा था वह स्वयं पर ही जोरों से चिल्लाने लगी, कितनी बेवकूफ़ है, तूने कैसे विश्वास कर लिया ऐसे इंसान पर
जो फिर उसने देवांश से कठोर स्वर में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? देवांश को लगा अब सच बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह बोला, मेरा फार्म हाउस है यहाँ, वहीं जा रहे हैं। रूपाली ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक था। फिर इस बियाबान में गाड़ी से उतर करके जाती भी कहाँ? उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था इस समय वे कहाँ थे। रुआंसे स्वर में बोली, आपका फार्म हाउस भी है? मुझे नहीं पता था। देवांश उदास स्वर में बोला, तुम मेरे बारे में जानती ही कितना हो, और कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। रूपाली की आंखों से इससे पहले कि आंसू बह जाते उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर धीरे से बुदबुदाई, क्यों कर रहे हैं आप यह सब? देवांश गंभीरता से बोला, क्योंकि तुम मुझे समझना नहीं चाहती हो, मेरी बात सुनना नहीं चाहती हो। रूपाली लंबी सांस लेते हुए बोली, इस तरह बंधक बना करके समझाएंगे और सुनाएंगे अपनी बात? देवांश गंभीरता से बोला, मैं तुम्हें बंधक नहीं बना रहा हूँ रूपाली, बस एकांत में ले करके जा रहा हूँ, अपनी बात कहना चाहता हूँ तुमसे। रूपाली गुस्से से बोली, हर काम जबरदस्ती से करवाने की क्या आदत है? पहले सगाई जबरदस्ती से की और अब अपनी बात सुनाने की जिद है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। देवांश को भी गुस्सा आने लगा था। वह बोला, मैं ऐसा कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। रूपाली भी गुस्से से बोली, मुझे घर लेकर के चलिए, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दूंगी। देवांश तीखी आवाज़ में बोला, तुमने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी है। जिस दिन से तुम्हें देखा है मेरा सुख चैन सब खत्म हो गया है। हर वक्त तुम्हारा ख्याल रहता है और तुमने एकदम से कह दिया मुझसे शादी नहीं करनी है, एक मौका भी नहीं दिया। रूपाली को लगा देवांश से बहस करने का कोई फायदा नहीं। गुस्से में आ करके वह क्या कर बैठे कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, वह भाग भी नहीं सकती। वह चुपचाप बैठ गई। देवांश ने एक बड़े से दरवाजे के आगे गाड़ी रोकी तो तुरंत चौकीदार ने आकर के दरवाज़ा खोल दिया। फिर एक घर के आगे देवांश ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उतर करके उसने रूपाली की तरफ का दरवाज़ा खोला। उसके उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। रूपाली अपनी जगह से हिली नहीं और गुस्से में बोली, इस हरकत से कोई फायदा नहीं होने वाला। देवांश धीमे स्वर में बोला, अंदर चलो। रूपाली उसको घूरते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी। देवांश के चेहरे पर थकान स्पष्ट झलक रही थी। वह सख्त लहजे में बोला, रूपाली जिद मत करो, नहीं तो मुझे तुम्हें उठा करके ले जाना पड़ेगा। रूपाली हतप्रभ सी उसे देखती रह गई। वह फिर जोर दे करके बोली, चलो रूपाली, इतनी तेज हवा चल रही है, कोई पेड़ गिर गया तो? रूपाली देवांश की बात काटते हुए बोली, अच्छा है ना, गिर जाए, यहीं मर जाऊं, इससे अच्छा और क्या होगा। देवांश उसे घूर करके दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हें इतनी दूर इसलिए नहीं लाया हूं कि तुम पेड़ के नीचे दब करके मर जाओ। चलो चुपचाप अंदर चलो। जब रूपाली नहीं उतरी तो देवांश ने जोर लगा करके कहा, प्लीज। इस एक शब्द में ना जाने कितना आग्रह और बेबसी थी कि रूपाली गाड़ी से बाहर आ गई। रूपाली और देवांश के टेबल पर बैठते ही देवांश का सहायक सूप और स्नैक्स रख गया। रूपाली को खाद्य सामग्री देखते ही तेज भूख का एहसास हुआ। उसे याद आया उसने सुबह के नाश्ते के बाद कुछ खाया ही नहीं था। देवांश ने जब कैंटीन चलने को कहा था वह टाल गई थी। घर पहुंच करके भी उसने कुछ नहीं खाया था। सूप के साथ आधे से ज़्यादा स्नैक्स खा लिया था। उसे लगा देवांश उसे भुक्खड़ समझेगा, लेकिन फिर लगा उसे क्या फर्क पड़ेगा, वह क्या सोचता है। वैसे भी वह संकट में थी और यह सब बातें मायने नहीं रखती थी। खा पी करके वह बोली, मेरा पेट भर गया है, खाना खाने की गुंजाइश नहीं है, अब मुझे घर छोड़ आइए। देवांश चुपचाप सूप पीता रहा तो रूपाली गुस्से में बोली, आपके पास पैसा है तो आप मनमर्जी चलाएंगे, किसी को भी उठा लाएंगे। देवांश ने रूपाली को घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में तूफान नजर आ रहा था। वह तिलमिला करके बोला, किसी को नहीं, केवल तुम्हें उठा करके लाया हूँ। रूपाली बोली, आपको कोई हक नहीं है ऐसा करने का। देवांश सूप खत्म करते हुए बोला, हाँ नहीं है, लेकिन तुमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, तुमने एकदम से रिश्ता तोड़ दिया, आगे मिलने का कोई रास्ता ही नहीं रखा था। मैं तुम्हें चाहता हूँ, केयर करता हूँ, क्या यह वजह काफ़ी नहीं है मेरी बात एक बार सुनने के लिए? उसके बाद जो तुम्हें निर्णय लोगी मुझे मंजूर होगा। रूपाली के पास कोई विकल्प नहीं था। वह बोली, ओके, बोलिए। अभी देवांश का सहायक जूठे बर्तन उठाने आया और पूछा, खाना कितनी देर में लगाना है? देवांश बोला,
जब खाना होगा बता दूंगा। फिर रूपाली से बोला, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था जब तुम्हारी सुंदरता के कारण आकर्षित हुआ था। यह सच है, मॉम की डेथ के बाद मैं बहुत टूट गया था। डैड खुद सहारा ढूंढ रहे थे और मैं उनसे सपोर्ट चाहता था। बहुत इनसिक्योर और लोनली पड़ गया था। रिश्तों से विश्वास उड़ गया था। सोचता था सब स्वार्थी हैं, कोई किसी का नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी फैमिली को देखा तब उस प्रेम का एहसास हुआ जो फैमिली को कंप्लीट करती है। जब माम ठीक थी तब हम कितने प्यार से रहते थे। वे दिन याद आ गए जो मैंने अपने सीने में दफन कर दिए थे। अंदर तक भीग गया उस प्रेम में। मैं तुम्हारे साथ ऐसी ही फैमिली की कल्पना करने लगा हूँ। देवांश कुछ देर के लिए खामोश हो गया। रूपाली का मन सुन करके दुखी हुआ। उसने देवांश के अकेलेपन के बारे में कभी सोचा नहीं था। पिछले कितने सालों से वह बस पैसा कमाने की दौड़ में शामिल था। करीबी कोई नहीं था जिससे वह अपनी सफलताएं और खुशियां बांट सके। उसकी आवाज़ में उदासी और चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था। देवांश आगे बोलने लगा, जैसे जैसे तुम्हें जानने लगा समझ गया तुम्हारे लिए इंसान और रिश्तों की बहुत अहमियत है। थक गया हूँ भागते भागते। डर लगता है कहीं हार गया, असफल हो गया तो क्या होगा। तुम्हारी आंखों में अंकल आंटी और अपने दोस्तों के लिए इतना प्यार देखता हूँ तो लगता है जब असफल हो करके थक करके तुम्हारे पास आऊँगा तब भी तुम मुझे अपनी बाहों में हमेशा की तरह भर लोगी। देवांश चुप हो गया और फिर सिर झुका करके बैठ गया। रूपाली उसे आश्चर्य से देख रही थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था देवांश इतनी गहराई से सोचता है। उसके दिल में इतना कुछ भरा है। उसे तो वह एक अति आत्मविश्वासी, घमंडी और पैसे के पीछे पागल इंसान लगा था। रूपाली की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला तो देवांश ने फिर बोलना शुरू कर दिया, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है और इस बात पर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन यकीन मानो मैं तुमसे उस हद तक प्यार करता हूँ जिस हद तक एक पुरुष एक स्त्री से कर सकता है। जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते शादी नहीं हो सकती। 15-20 दिन आगे का मुहूर्त निकाल लेंगे, लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। देवांश रूपाली की तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देख रहा था। रूपाली ने पूछा, क्या चाहते हो? उसके दिमाग में एक बात आई, अभी हाँ करने में कोई बुराई नहीं है, यहाँ से शायद निकल जाऊं। देवांश बोला, बहुत सोच समझ करके वादा करना, कभी यहाँ से निकलने के लिए या मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। अभी हाँ कर दो, बाद में घर पहुँच करके मुकर जाओ। तुमसे मिलने के बाद मैंने अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश की है। अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना शुरू किया है। रूपाली आश्चर्य से देवांश का मुंह देखती रह गई। उसे कैसे पता चला वह क्या सोच रही है। उसने हाँ में सिर हिला दिया। देवांश उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मुझे बस 3 मौके दो, 4-5 घंटे मेरे साथ बिताओ। स्थान और समय तुम अपनी सहूलियत से डिसाइड कर लेना। अगर तुम्हें फिर भी लगता है तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। देवांश के चेहरे पर बहुत उम्मीद और ईमानदारी थी। लग रहा था वह दिल से यह सब बातें कर रहा है। आंखों में बहसीपन नहीं था जो रूपाली 1-1.5 साल पहले किसी और की आंखों में देख चुकी थी। सोच करके आज भी सिहर जाती है। उसको चुप देख करके देवांश ने फिर कोशिश की, मैं एक कदम भी आगे अपनी तरफ से नहीं बढ़ाऊंगा। तुम जितना चाहोगे इतनी दूरी बना करके रखूंगा। रूपाली बीच में टोकते हुए बोली, बस बस रहने दीजिए और कन्विंस मत कीजिए, मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। देवांश ने राहत की सांस ली। कितनी शिद्दत से मोहब्बत करने लगा है रूपाली से। कहने को तो कह दिया, उसके मना करने पर भी कभी उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, लेकिन अपने दिल से कैसे निकालेगा उसे। जब भी कोई सुख दुख का मौका होगा वह याद आएगी। हर वक्त लगेगा जैसे वह सामने खड़ी है, लेकिन अभी सोचने से क्या लाभ। वह मुस्कुराते हुए कुर्सी पर पीछे टिक गया और बोला, खाना लगाने को बोल दूं? तो रूपाली ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे लग रहा था वह नहीं खा पाएगी, लेकिन अपनी मनपसंद दाल मखनी और शाही पनीर देख उसे फिर भूख लगने लगी। वह इत्मीनान से खा रही थी तो देवांश बोला, उस दिन रेस्टोरेंट में तुमने कुछ नहीं खाया था, मुझे लगा तुम भी और लड़कियों की तरह डाइटिंग के चक्कर में रहती हो। रूपाली हंसते हुए बोली, वहाँ पता नहीं कैसा खाना था,
मुझसे नहीं खाया गया, जबकि इतनी भूख लग रही थी। देवांश आश्चर्य से बोला, अच्छा तो तुमने बोला क्यों नहीं? हम किसी दूसरी जगह चलते खाने। रूपाली संकोच में बोली, कैसे बोलती, तब तो आप बिल्कुल तने हुए, हर समय गुस्से में नजर आते थे। देवांश बोला, इसलिए तो कह रहा हूँ मैं बदल गया हूँ, मुझे बदलने में मदद करो रूपाली। रूपाली बात बदलते हुए बोली, वाह कितना टेस्टी खाना बना है, मज़ा आ गया खाने में। देवांश उसे भरपेट खाते देख करके बोला, तुम अपने आप को इतना दुबला रखने के लिए क्या करती हो? रूपाली झेंपते हुए बोली, ज़्यादा खा रही हूँ क्या? मैं घर के काम बहुत करती हूँ, कोशिश करती हूँ मम्मी डैड को कम से कम करने पड़े, शायद इसलिए मेंटेन रहती हूँ। आप क्या करते हैं? देवांश बोला, सुबह जॉगिंग जाता हूँ, घर में एक छोटा सा जिम खोल रखा है, जब समय मिलता है वर्कआउट कर लेता हूँ। रूपाली के मन में जिज्ञासा हो रही थी, देवांश की बॉडी कैसी होगी, सिक्स पैक, डोले सोले, धत। उसने अपना ध्यान देवांश के चेहरे पर केंद्रित किया। देवांश उस समय बिल्कुल शांत और सहज लग रहा था, उसका ध्यान अपने खाने पर था, अपनी उम्र से कम और आकर्षक लग रहा था। रूपाली को लगा कोई शक नहीं, वह धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ सकती है। खाना खा करके देवांश रूपाली के साथ बाहर बरामदे में आ करके बैठ गया। उसके सहायक ने 2 कप कॉफ़ी वहीं पर ला करके दी। कॉफ़ी पीते हुए रूपाली ने अपने चारों तरफ नज़र डाली। अंधेरे में बहुत तो नहीं दिख रहा था, लेकिन चारों तरफ हरियाली होगी यह समझ आ रहा था। बरामदे में भी खूबसूरत फूलों के गमले थे, एक तरफ झूला पड़ा था। रूपाली प्रभावित हो करके बोली, बहुत सुंदर लग रहा है, समय मिलता है आपको यहाँ आने का? देवांश बोला, जब काम से ऊब जाता हूँ, लगता है अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता तो 1-2 दिन के लिए यहाँ आता हूँ, तब ना कोई फ़ोन ना किसी इंसान से कांटेक्ट रखता हूँ। रूपाली ने आश्चर्य से पूछा, कोई दोस्त नहीं है? देवांश बाहर देखते हुए बोला, 3-4 हॉस्टल में बने थे, सब मेरी तरह वर्कहालिक हैं, अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तब से बस 2-3 बार ही मिल पाया हूँ। देवांश बाहर देखता हुआ बोला, हवा तेज हो रही है, निकलना चाहिए, इससे पहले कि मौसम खराब हो जाए। रूपाली उठ खड़ी हुई। रास्ता बहुत आराम से कटा, हल्का संगीत चल रहा था गाड़ी में और दोनों खामोशी से एक दूसरे के साथ को महसूस कर रहे थे। रूपाली का घर आया तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वह जल्दी से उतरी और भाग करके घर के दरवाजे तक पहुंच गई। फिर सीढ़ी पर खड़े होकर के उसने देवांश की तरफ देख करके मुस्कुराते हुए बाय करने के लिए हाथ हिलाया। देवांश का मन प्रफुल्लित हो गया। अगले 2-3 दिन सामान्य बीते। देवांश ऑफिस आते जाते समय अस्पताल थोड़ी देर के लिए आता और कुशलता पूछ करके चला जाता। जवाहर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, वह बेहतर महसूस कर रहा था। अब उसे आराम और दवाई की आवश्यकता थी। देवांश इंतजार कर रहा था रूपाली के फ़ोन का। 2-3 दिन बीत गए तो अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन रूपाली ने अपने वादे के अनुसार कोई कार्यक्रम नहीं बनाया था। उसने निश्चय किया शाम को ऑफिस से लौटते वक्त जवाहर को देखने के बहाने घर जाएगा। अगले दिन रविवार है, रूपाली को कहीं चलने को कहेगा। जब रूपाली के घर पहुंचा तो बहुत शांति थी। जवाहर कमरे में आराम कर रहा था और राधिका खाना बना रही थी। रूपाली कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसको देखते ही राधिका खुश होते हुए बोली, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, खाना बना रही हूँ, खा करके जाना। देवांश ने कहा, नहीं फिर कभी। रूपाली कहाँ है? राधिका बोली, पास ही बाजार गई है, कल गणेश जी के मंदिर जाएगी, इसलिए कुछ पूजा की सामग्री लेने गई है। तभी रूपाली आ गई और देवांश को मुस्कुराते हुए उसने हेलो बोला। देवांश ने शिकायती स्वर में कहा, तुमने 2 दिन से कांटेक्ट नहीं किया। रूपाली उसका मतलब समझते हुए बोली, सॉरी बिल्कुल टाइम नहीं मिला, कल भी मुझे विनायक मंदिर जाना है, 6-7 घंटे लग जाएंगे। देवांश बोला, वह तो बहुत दूर है, आने जाने में 5 घंटे लग जाएंगे, कैसे जाओगी? रूपाली बोली, अभी मौसी को फ़ोन करके पूछती हूँ, अमन या नमन भाई फ्री होंगे तो उनके साथ बस में जाऊँगी। देवांश बोला, उन्हें फ़ोन मत करो, मैं चलता हूँ, कल सुबह 6 बजे मैं आ जाऊँगा। रूपाली खुश होते हुए बोली, यह ठीक रहेगा, वादे के अनुसार पहला मौका यही हो जाएगा। इतने में राधिका रसोई से बाहर आ गई और बोली, बेटा आपने इतना किया हमारे लिए, आज खाना खा करके ही जाना, कुछ खास नहीं बनाया है लेकिन थोड़ा सा ले लीजिएगा।
रूपाली के साथ कुछ और समय बिताने को मिलेगा सोच करके देवांश ने हाँ कर दिया। राधिका फिर रसोई में चली गई। सोचा पहली बार खाना खाएगा, एक दो डिश और बना लेती हूँ। देवांश 10 मिनट जवाहर के पास बैठा, फिर रूपाली से ड्राइंग रूम में बैठ करके बातें करता रहा। अगले दिन गाड़ी में बैठे हुए 1 घंटा बीत गया था, समय का पता ही नहीं चला। रूपाली ने महसूस किया वह देवांश के साथ सहज महसूस करने लगी थी। पाँव फट चुकी थी, आसमान की छटा अद्भुत थी। हल्की ठंड हवा उसके बालों से अटखेलियाँ कर रही थी। शहर से बाहर आ गए थे। चारों तरफ लहराते खेत और सड़कों के दोनों ओर पेड़, नज़ारा खूबसूरत था। एक जगह देवांश ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। रूपाली ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। वह 1 मिनट कह करके गाड़ी से उतरा और पीछे रखे सामान में से एक टिफिन निकाल लाया। रूपाली की तरफ का दरवाज़ा खोल करके खड़ा हो गया। रूपाली भी गाड़ी से उतर करके बाहर आ गई। देवांश टिफिन खोलते हुए बोला, रास्ते के लिए बनवाया था, मुझे समझ आ गया है तुम्हें बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं है। रूपाली ने हंसते हुए कहा, बहुत जल्दी मुझे समझने लगे हो। देवांश बोला, कोशिश कर रहा हूँ। फिर रूपाली की नज़र सरसों की फसल पर पड़ी। पीली बिछी हुई चादर देख करके खोई हुई सी बोली, बहुत सुंदर है ना। देवांश की नज़र रूपाली पर थी। सुबह की रोशनी में उसके दमकते चेहरे की लालिमा में खोया हुआ फुसफुसाया, हाँ बहुत सुंदर है। अपने कानों के इतने करीब से आवाज़ सुन करके रूपाली ने चेहरा देवांश की तरफ घुमाया तो पाया उसका चेहरा बिल्कुल उसके निकट था। उसकी आंखों में बेहिसाब चाहत और चेहरे पर भावनाएं रूपाली के दिल को छू गई। उसे लगा वह भी उसकी चाहत में डूबती जा रही है। उससे मोहब्बत करना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दिल से आवाज़ आई, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी पर विश्वास करने में, पहले भी धोखा खा चुकी है। कितना मासूम समझा था उसे और क्या निकला था वह। देवांश की आंखें अभी भी रूपाली के चेहरे पर अपनी चाहत का प्रतिबिंब खोज रही थी। उसने गहरी भावुक आवाज़ में कहा, तुम मानो या ना मानो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। उसकी आवाज़ रूपाली के रोम रोम को छू गई। रूपाली की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा जिस तरह देवांश धीरे धीरे आगे आता जा रहा है, उसको किस करने वाला है। वह अपनी जगह जड़वत हो गई थी, हिल नहीं पा रही थी। उसके ओंठों के एकदम करीब आकर के देवांश रुक गया, जैसे होश में आया हो। तुरंत पीछे हटता हुआ बोला, जल्दी सैंडविच खा लो, फिर चलते हैं। रूपाली को भी संभलने में कुछ देर लगी। भूख नहीं थी, लेकिन कुछ करने के लिए उसने एक सैंडविच उठा करके खा लिया। मंदिर में पंडित के द्वारा रूपाली के साथ बैठ करके पूजा करने में देवांश को सुकून मिला। कितने सालों बाद वह मंदिर आया था और पूजा की थी। उसे लग रहा था उसकी ज़िंदगी बदल रही है। मंदिर के पास सजे बाजार से रूपाली ने कुछ भगवान की तस्वीरें ली। वह बोली, इसे डैड के सिरहाने रखूंगी, भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। लेकिन अचानक भीड़ में कुछ देख करके वह असहज हो गई और बोली, चलिए जल्दी चलते हैं। देवांश ने कहा भी, कुछ खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। रूपाली घबराए और उखड़े स्वर में बोली, नहीं वे सैंडविच खा लेंगे, मम्मी ने भी कुछ पूरियां और आलू की सब्जी पैक करके दी थी, रास्ते में वे भी खा लेंगे। देवांश को रूपाली का व्यवहार समझ नहीं आया, लेकिन उसने तुरंत गाड़ी चालू की और चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे लगा रूपाली कुछ सामान्य हुई है। फिर रास्ते भर वह हंसती बोलती रही। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।